सिर्फ तुम। टैक्सी एयरपोर्ट के साफ सुथरे और सरसब्ज और शादाब इलाके से निकलकर शाहरा फैसल पर रवां ट्रैफिक के अजधाम को पीछे छोड़कर अब कदरे पसमानदा से इलाकों से गुजरते मुसलसल झटके ले रही थी। इसे याद आया कि 5 साल पहले जब वो रोजगार की तलाश में दुबई गया था तब भी इस जगह से गुजरते ऐसे ही झटके लगा करते थे, बल्कि अब उन झटकों की शिद्दत में इजाफा हो गया था। वजह सड़क पर बने गड़ों की तादाद में मिसाली इजाफे के सिवा और क्या हो सकती है। इसे अपने इलाके की सड़क से गुजरते हुए लगने वाले उन झटकों से नफरत थी, लेकिन आज यही झटके इसकी सरशारी को बढ़ा रहे थे। 5 साल बाद इस मानूस माहौल में सांस लेते वो अपने अंदर एक ताजगी महसूस कर रहा था। खिड़की का शीशा नीचे उतारकर इसने खुशी के भरपूर एहसास के साथ एक गहरा सांस लिया। हुआ के साथ तेज छती हुई बदबू उसके नथनों से टकराई। उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात अबेरी, लेकिन फिर फौरन ही एक आसूदा सी मुस्कुराहट इसके होंठों पर खिलने लगी। कचरे के ढेर और खिले नाले से उठती ये हो इस बात की निशानदेही कर रही थी कि इसका घर अब चंद मिनटों के फासले पर ही है। जानी पहचानी सब्जियों की दुकानें, इको कसाई का गोश्त का था, तम्स टेलर की शाब, अनवर भाई का मेडिकल स्टोर, सब एक एक करके इसके सामने से गुजरते जा रहे थे। जानी पहचानी राहें, आना लोग जिसके दरमियान चलते फिरते भी वो उनके महदूद ज़हनों के सबब उलझन का शिकार होता था, तो कभी उनके लामहदूद खुलूस के आगे शर्मसार। अगर इसे घर पहुंचने की जल्दी न हुई तो टैक्सी यहीं रुकवा कर उन सब से फर्दा मुलाकात जरूर करता। बाईं हाथ पर आखिर से पहले वाली गिल्ली में मोड़ लेन दूध की बाल्टी हाथ में लिए नागोरी मुकशाप की तरफ बढ़ते उधेड़ उम्र शख्स को पहचाने की कोशिश करते इसने टैक्सी वाले को हिदायत की। अपनी गिल्ली का कोना मोड़ने तक वो उन्हें पहचान चुका था। वो चाचादीन मोहम्मद थे। अपनी याददाश्त पर नाज करते वो मुस्कुराने ही लगा था कि एकदम वो मुस्कुराहट गायब हो गई। सामने इसके 5 साल पुराने टूटे फूटे घेर की जगह खूबसूरत डबल स्टोरी बिल्डिंग खड़ी थी। दीवारों पर लगा लश करता मार्बल, व्हाइट पेंट की गर्ल और गर्ल के साथ झूलती फूलों से लदी खूबसूरत आर्नी बेले। वो बिल्डिंग छोटे छोटे पस्त और रंग और रोगन ओढ़े घरों के दरमियान खड़ी बड़ी मगरूर और शाहाना लग रही थी। मगर उसके सकते की वजह वो बिल्डिंग नहीं बल्कि इसके साथ मौजूद आसमानी रंग के चूने वाला वो छोटा सा घर था, जिसके ऊपर 2 अफराद लाइटों की जैल लगा रहे थे, जबकि दीवार के साथ लगे बिजली के पुल पर छत के करीब शादी मुबारक का बोर्ड जगमगा रहा था। आई देखो मेहंदी की रात, हरी हरी मेहंदी लगाओ, गीत खुशियों के गाओ, आई है नसीबों वाली रात, हरी हरी मेहंदी लगाओ। जर्द और सब्ज इम्तिजाज की गे घरों पर छूटी कमीसें अपने लड़कियां फुलवालियों में बजते गीत पर डाना है रक्स कर रही थीं। मगर उसकी तवज्जो का मरकज उन लड़कियों के बजाय जरा हट कर बैठी वो लड़की थी, जिसने सब्ज चौड़ीवीदार पाजामे पर सब्ज और सुनहरी गोटा लगी जर्द शर्ट के साथ बड़ा सा सब्ज और जर्द रंग का दोपट्टा ओढ़ रखा था। उसके एक हाथ में सब्ज और जर्द चूड़ियां और दूसरे हाथ में मोतिये के गजरे थे। मेकअप के नाम पर इसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में काजल की धार और होंठों पर लाइट से शेड की लिपस्टिक के सिवा कुछ नहीं लगाया था। दाएं रुखसार पर बालों की एक मोड़ इसी लट लहरा रही थी, जबकि सिया बालों की लंबी चुटिया बाईं शाने से आगे इसकी गोद में पड़ी थी। अदन बुखारी ने कमर्शियल्स के सिवा इतने लंबे और खूबसूरत बाल कभी किसी लड़की के नहीं देखे थे। वो जिस क्लास से ताल्लुक रखता था वहां लड़कियां उमूमन बालों को नए नए शीपस में कटवाने और अजीब व गरीब रंगों में डाई करने के खप में मुब्तला रहती थी। अदन, बेटा बूढ़ तो नहीं हो रहे? मम्मा की आवाज ने इसकी महवियत को तोड़ा था। नो मम्मा, मैं ठीक हूं, आप इंजॉय करें। इसने मुस्करा कर उनकी तसल्ली करवाई। थैंक यू जान। असल में आकिफ और हसन इंतजामात में मसरूफ हैं, वरना वो तुम्हें जरूर कंपनी देते, मम्मा ने वजाहत पेश की। दरअसल वो इस वक्त इस तकरीब में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से शरीक था। ये उनकी बचपन की दोस्त नाजी आंटी की बेटी की मेहंदी की तकरीब थी। तबकाती फ़र्क के बावजूद मम्मा और नाजली आंटी की दोस्ती हमेशा कायम और दायम रही थी, और इसमें यकीनन बड़ा हाथ मम्मा ही का था। नाजली आंटी उनके आए न आए मम्मा उनके घर हर मौके पर जरूर पहुंचती थी। आज भी जबकि उनका ड्राइवर छठी पर था, वो अदन के साथ यहाँ शिरकत के लिए पहुंच गई थी, लेकिन साथ ही उन्हें इस बात का भी एहसास था कि अदन के लिए ये लोग और माहौल बहुत अजनबी है। वह बिस अभी आधे घंटे में निकलते हैं। खाना लगने ही वाला है, अगर बगैर खाए चले गए तो नाजली की दिल आजारी होगी। वो जैसे इसे बहलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा ना मम्मा,
मेरी फिक्र मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अगर आप आधे के बजाय 1 घंटा और भी रुकना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ ना होगा। माई स्वीट सुन, मम ने बेसाख्ता ही झक कर उसके बाथे पर बोसा दिया। इसकी नज़रें ममा पर से फिसलती इस लड़की के चेहरे पर जा रुकी। वो उन्हीं की तरफ मुतवज्जे थी और मम्मा के इसे बच्चों की तरह प्यार करने पर मुस्करा रही थी। इसने कदरे झींप कर नज़रें मोड़ ले। वो मम्मा का ऐसा ही लाडला था और वो इससे मोहब्बत का इजहार करने में कभी मतकलफ से काम नहीं लिया करती थी। आंटी, उम्मी आपको अदन भाई के साथ अंदर बिला रही है। नाजली आंटी की बेटी ने आकर पैगाम दिया तो मम्मा उसकी नाज बर्दारी छोड़कर उठ खड़ी हुई। आओ अदन, देखे नाजली ने क्यों बुलवाया है। उनके कहने पर कुर्सी से उठते हुए इसने एक बार फिर इस तरफ देखा जहां वो लड़की बैठी थी, लेकिन इस बार इसकी नज़रों को मायूस लूटना पड़ा। वो अब वहां नहीं थी। जाओ अदन, मम्मा ने इसे पुकारा तो वो उनके पीछे चल पड़ा। अरीबा, मैंने तुम लोगों के लिए यहाँ खाना लगवा दिया है। नाजली आंटी मम्मा को देखते ही बोले। वो क्यों भाई, हिना के ससुराल वालों को पता चला तो बुरा मानेंगे। हुमा ने फौरन ही उन्हें टोक। वो नहीं मानते, उन लोगों का अभी लंबा प्रोग्राम है। फियल हाल वो हिले गिले में मसरूफ हैं। देर तक रुकी और तुम मुझे जल्द से जल्द भगाना चाहती हो। मम्मा ने उनकी बात की। ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ अदन के ख्याल से जल्दी कर रही हूँ। नाजली आंटी ने वजाहत पेश की। अपने खामखा ही तकलीफ की आंटी इसी पिल बिरयानी की डिश उठाए वही लंबे बालों वाली लड़की अंदर दाखिल हुई। चली मम्मा, जब आंटी ने इतना तकल्लुफ कर ही लिया है तो हम खाना खा लेते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि आप सब लोग भी हमारे साथ ही खाएंगे। वो एक कुर्सी सिरका कर बैठ गया और उसकी तरफ दिलचस्पी से देखते हुए बोला, सॉरी बेटा, मुझे और शाह को तो अब जाने दो, हम लोग जरा दूसरे मेहमानों को देख लें। अलबत्ता ये मेरी भांजी है, यहाँ आपकी मेज़बानी भी कर लेगी और आपका साथ भी देगी। नाजली आंटी ने माजरत खाहाना अंदाज में कहा, लेकिन इसके तो दिल की मुराद बर आए हो कि आंटी इज यू विश। फौरन ही मंजूरी दे दी। लीजिए आंटी, शुरू करें। इसने प्लेट मम्मा के आगे रखते हुए डिश सामने की। तुम क्यों नहीं ले रहे अदन? मम्मा ने चमचा मुंह की तरफ ले जाते इसे हाथ पर हाथ धुरे बैठे देखकर टोक। हमें किसी ने आफर ही नहीं की। वो मानी खेज लहजे में बोला तो वो घबरा गई। प्लीज लीजिए ना, अब भी ये कभी कभी ऐसे ही तंग करता है। आप परेशान मत हो बेटा। मम्मा ने इसे तसल्ली दी और अदन को खाना निकालने का इशारा किया। वो आपका नाम किया है बेटा? उन्होंने इससे पूछा। रताबा, इसने आहिस्ता से बताया। सुनो रताबा बेटा, अब भी हमारा साथ दो न। यूं हम दोनों अकेले खाते तो अच्छे नहीं लग रहे। आप खाएं आंटी, मैं बाद में खा लूंगी। ओ समझा करे मम्मा। इस वक्त ये हमारे नवाले गिनने इसके इनकार पर वो शरारत से बोला तो वो पहले ही घबराई हुई थी, मजीद घबरा गई। वो ऐसी तो कोई बात नहीं। फौरन ही एक प्लेट में खाना निकाल कर सर झुकाकर खाने लगी। अदन इसकी कैफियत से हज उठाता जेरेलब मुस्करा रहा था, जबकि मम्मा चेहरे पे प्यार भरी खफगी लिए इसे घूरने में मसरूफ थी। अम्मा वो आलम वहशत में दरवाजे के अंदर कदम रखते ही चीखा था। कीमती साज और सामान से भरे सूटकेस दहलीज पर ही ढेर पड़े थे। भाई और सीलियों से उतरती समरा इसे देख कर तेजी से दौड़ी आई। समरा, क्या गुज़नफर आया है? माँ भी एक कमरे से इफ्तान और खिज़ां बरामद हुई। आप इतना अचानक कैसे आ गए भाई? पहले से कोई खबर ही नहीं दी। समरा इसके बाजू से लगी शको कर रही थी। अरे मेरा बच्चा, मेरी तो आंखें तरस गई तुम्हें देखने को। अम्मा इसका चेहरा दोनों हाथों में थामे आंसू बहाती आंखों के साथ बार बार इसे चूम रही थी। ए समरा, अपने अब्बा को दुकान पर फोन कर उन्हें बता के गुज़नफर आया है। उन्होंने बेटी को हिदायत दी और फिर उसका बाजू पकड़कर अंदर की तरफ खींचते हुए बोले, चल बेटा, अंदर चल। इतने लंबे सफर से आया है, थक गया होगा। अंदर चल कर देख, मैंने तेरे लिए कितना खूबसूरत कमरा बनवाया है। साथ में ठंडे गर्म पानी वाला गुस्ल खाना भी है। तो नहा धोकर ताज़ा दम हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगवाती हूँ। आज सुबह से ही तेरी बहुत याद आ रही थी। मैंने यूं ही तेरी पसंद का खड़े मसाले का कीमा और कुरिलाओ बना डाला। मेरे मौला का करम, इसने तुझे भेजकर मेरी ममता को ठंडा कर दिया। इसने मुसलसल बोलती अम्मा के साथ अंदर जाते उनके चेहरे पर निगाह डाली। उनका चेहरा खुशी के गहरे एहसास से जगमगा रहा था। इसी खुशी को महसूस करने के लिए ही तो वो बना इत्तला के वापस लूटा था। लेकिन हम
इसने बेचैन सा होकर कुछ पूछना चाहा, सारी बातें बाद में, पहले तो नहा धोकर खाना खा ले, फिर दिल भर कर बातें हों की। अम्मा ने इसे बोलने नहीं दिया था और एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर इसे अंदर ले गई थी। जा, कैसा है तेरा कमरा? समरा ने अपनी पसंद से हर चीज़ दिलवाई है, रोज़ाना सफाई करती है, किसी दूसरे को यहाँ कदम भी नहीं रखने देती, अम्मा फखर से इसे बता रही थी। इसने नज़रें घुमाकर कमरे का जायज़ा लिया। ऐश ग्रे पेंट वाला कमरा गिरे और सिल्वर कम्बिनेशन के पर्दों से मुज़य्यन था। दीवारों पर फैंसी लाइट्स जगमगा रही थीं। कमरे के दरमियान में एक आरामदेह बेड पड़ा था। कमरे की कलर स्कीम को मद्देनजर रखते हुए कई खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस भी सजाए गए थे। अपने बेसाख्ता ही अपना 5 साल पुराना कमरा याद आया। सालखुर्दा दीवारों वाला कमरा जो किसी भी आराइशी सामान से महरूम उसकी और उसके छोटे भाई की मुश्तरका गा था। कमरे में एक झलनिगा चारपाई पड़ी रहती भी, जिस पर दोनों में से जो पहले कब्जा कर लेता वो इसकी मलकियत भरती और दूसरा जमीन पर बिस्तर लगाकर सोता। अपनी किताबें ये रखने के लिए इसने कबाड़िए से एक मेज़ खरीद ली थी, जिसका एक पाया टूटा हुआ होने की वजह से ईंटें रखना पड़ती थी। इसने देखा इस टूटी मेज़ की जगह एक बड़ी की राइटिंग टेबल ने ले ली थी, जिस पर शेड वाला लैंप और कीमती पेन होल्डर रखा था। एहसन कहाँ है? यूनिवर्सिटी गया है, बस अभी थोड़ी देर में आता होगा। हाँ ने इसके पूछने पर बताया तो सर हिलाकर रह गया। वो इस बात से बखूबी वाकिफ था कि इसका छोटा भाई एहसन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। ओ मेरा शेर पत्थर वापस आ गया, आजा मेरे सीने से लग जा। वो नहा धोकर कमरे से बाहर आया तो अब्बा उसके मुंतजिर थे। उनसे गिले मिलते इसने उनमें वाज़ेह तब्दीली महसूस की। परचून की छोटी सी दुकान चलाने वाले खस्ता हाल अब्बा इस वक्त काटन के कड़कड़ाते शलवार कमीज में बहुत आसूदा लग रहे थे। देख ले, तेरा भेजा एक एक पैसा तेरी ख्वाहिश पर खर्च किया है। ये जबरदस्त सपर स्टोर बनाया है कि तो देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। अब्बा बहुत जोश से इसे बता रहे थे, सारी बातें बाद में कीजिएगा जी, अभी मेरे बेटे को खाना खाने दें। अम्मा ने आकर अब्बा को टोका और इसे लिए दूसरे कमरे में चली आई। यहाँ 6 कुर्सियों वाली डाइनिंग टेबल पर खाना चना गया था। जल्दी से शुरू कर दी भट्टी और ना रोटी ठंडी हो जाएगी। शमरा ने इसका बाजू पकड़कर बिठाया और उसकी प्लेट में सालन निकालने लगी। ये कबाब भी जरूर खाइएगा भाई, मैंने कल ही बनाकर फरीज किए थे। समरा एक एक चीज उठाकर इसे पेश कर रही थी। वाह भाई, सारी खातिर भाई की हो रही है, हम तो जैसे यहाँ हैं ही नहीं। बा ने समरा को छेड़ा। भाई को इतने दिनों में देखा है अब्बा, बस नहीं चल रहा उनके लिए क्या किया करूं। समरा के लहजे की सरखुशी पर अब्बा मुस्कुराने लगे। खुशी तो खुद उनके अपने वजूद में भी खून बनकर दौड़ रही थी। वो गनी चाचा के घर क्या हो रहा है अब्बा? बड़ी देर से दिल को बेकरार करने वाला सवाल उसके होंठों पर आ ही गया। हाँ अच्छा है, बड़े मौका से आया तो। अपनी रताबा की शादी है, तेरी तो बड़ी दोस्ती थी, इससे मुझे देखकर खुश हो जाएगी वो। अब्बा की बात ने इसके अंदेशों की तस्दीक कर दी। हाथ में पकड़ा नवाला छूटकर प्लेट में जा गिरा। इसके चेहरे के बदलते रंगों पर अम्मा ने गुस्सीली नजरों से अब्बा को घूरा। वो उन सब से बेनियाज खाने से इंसाफ करने में मसरूफ थे। हेलो मम्मा, हेलो जान, आज कुछ जल्दी नहीं आ गए तुम? वो दस्तक देकर उनके कमरे में दाखिल हुआ तो उन्होंने हाथ में पकड़ा मैगजीन एक तरफ रखते हुए इससे पूछा। अच्छा, जल्दी आ गया हूं। इसने बालों में हाथ फेरते हुए अनजान बनने की कोशिश की। मेरे सामने तुम्हारी एक्टिंग बिल्कुल नहीं चल सकती, साफ साफ बताओ क्या बात है? वो उसके कान खींचते मोहब्बत से पूछने लगे। कुछ नहीं मम्मा, मैंने सोचा आपको नाजली आंटी के यहाँ शादी में जाना होगा तो मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी उठ गया। आफ्टर ऑल मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आजकल शादी की तकरीबात सर शाम नहीं रात गए होती हैं, और दूसरी बात ये कि मेरा ड्राइवर आज ड्यूटी पर है, इसलिए तुम्हें ये जहमत उठाने की कतई जरूरत नहीं। मम्मा ने इसके बहाने को पिल में रद्द कर दिया। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, किसी दोस्त के पास जिम चला जाऊंगा। इसने मायूसी से कहते बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। अदन, यहाँ आओ। मम्मा की आवाज ने इसको पलटने पर अपनी मम्मा को नहीं बताओगे अपने दिल की बात? उन्होंने इसका हाथ पकड़कर अपने करीब बेड पर बिठाते हुए प्यार से पूछा। मम्मा, वो जो कल लड़की थी ना, लंबे बालों वाली,
वही जिसने हमारे साथ खाना खाया था। हाँ हाँ, समझ गई। नाज़ली की भांजी रताबा। मम्मा हैरान हुई थी। मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगी है मम्मा। मैं इसे अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। वो अपने दिल की ख्वाहिश जुबान पर ले आया था। आर यू सीरियस अदन? इतना बड़ा फैसला तुमने इतना अचानक कर लिया? मम्मा वाकई हैरान थी। कितने अरसे से वो इसे अपने सर्किल में लड़कियां दुखा रही थी। कई एक घरानों से तो खुद लड़की वालों ने ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन वो किसी के लिए मानता ही नहीं था, और अब राजी हुआ था तो अपने माहौल से हिट कर बिल्कुल आम से घराने की लड़की के लिए, जो बेशक अच्छी तो थी लेकिन ऐसी भी नहीं कि एक से एक चांद चेहरा लड़की को रिजेक्ट करने वाला। अदन बुखारी इसका सवाली बना बैठा था। आई नो मम्मा, वो हमारी क्लास से बिलविंग नहीं करती। आपको और डैडी को उसके स्टेटस पर एतराज़ हो सकता, लेकिन किसी भी एतराज़ से पहले इस बात को ज़हन में रखिएगा कि वो मेरी पसंद है और इसे भूलना शायद मेरे लिए आसान ना हो। वो बहुत सीरियस था। वॉट रब्श अदन, मुझे तुम जानते हो, मैं कभी स्टेटस का नशिस नहीं रही तुम्हारे डैडी की बात तो मैं उन्हें मिला लूंगी, लेकिन तुम्हें दूसरे रुख से भी सोचना चाहिए। हो सकता है वो लड़की पहले से किसी के साथ इंगेज हो या उनके यहाँ ज़ात बरादरी के कुछ मसाइल हो, तो ऐसी सूरत में हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। वो इसकी बेइंतहा संजीदगी से बोलकर इसे समझा रही थी। वो मुझे यकीन है ऐसा कुछ नहीं होगा। आप आज शादी में जाएं तो नाज़ली आंटी से सारी मालूमात कर लीजिएगा। वो बहुत पुरयकीन था और आने वाले दिनों में इसका यकीन दुरुस्त साबित हुआ था। नाज़ली आंटी के जरिए रताबा के घर रिश्ता भेजने से लेकर उसका और रताबा का रिश्ता तय होने तक के सारे मराहिल बहुत तेज़ी और आसानी के साथ तय पाए थे। रताबा के घर वालों को जहेज वगैरह के किसी भी झंझट में न पड़ने की हिदायत देते ममा ने बरा रास्त शादी की तारीख तय करवाई थी। खुद अदन भी ऐसा ही चाहता था। रताबा इसकी पहली नज़र की मोहब्बत थी, जिसे पाने की नवीद ने इसके दिल को खुशी से सरशार कर दिया था। इसकी ख्वाहिश थी कि वो रताबा के साथ खुशी के इस एहसास को शेयर करे, लेकिन रतिलबा के घर का माहौल इस बात की इजाज़त नहीं देता था। चुनांचे अदन बुखारी के पास मिलन रुत के इंतज़ार के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था। गुज़नफर बेटा, मेरी बात तो सुन। अम्मा उसके पीछे पीछे इसके कमरे में आई थी। क्या सुनो अम्मा, क्या सुनूं? मेरी जिंदगी भर की खुशी, मेरे दिल की वाहिद ख्वाहिश अपने पूरी नहीं की, और अब चाहती हैं कि मैं बगैर कोई एहतिजाज किए खामोशी से खुद को लुटता देखता रहूं। बेबसी से कहते हुए इसने अपनी मुट्ठियां भींच लें। ऐसी बात नहीं है बेटा। तेरा खत मिलते ही मैं गनी भाई और भाभी के पास तेरे लिए रताबा का रिश्ता लेने गई थी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, और फिर अचानक ही रताबा का रिश्ता तय होने की खबर सुना दी। लड़का करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस है। इसके सामने तेरे रिश्ते की बेला हैसियत ही किया थी। मैं एहतिजाज करती भी तो कैसे तुझे इसलिए कुछ ना बताया कि इतनी दूर अपनों से अलग ये खबर मुझे दुखी ना कर दे। मुझे क्या मालूम था कि तो ऐन शादी के दिनों में यहाँ आ जाएगा, और मैं नसीबों जली तेरे आने की खुशी भी ढंग से ना मिना पाऊंगी। अम्मा की आंखों से आंसू जारी हो गए थे, लेकिन खुद उसके अपने दिल पर लगने वाली चोट इतनी गहरी थी कि फ़िलहाल हाल खुद इससे अपना आप में संभल रहा था। अब जाएं अम्मा, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, थके थके लहजे में कहते हुए रुख बदलकर उसने आंखें मूंद ले। अम्मा कुछ देर खड़ी इसे देखती रहे, मगर जब वो उनकी तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ तो मजबूरन बाहर निकल गई। गुज़नफर ने उनके बाहर निकलते ही कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और वापस बेड पर आ गया। बड़ी देर से खुद पर किए ज़ब्त के बंधन टूटने लगे थे। अब से 5 साल पहले जब वो हाथ में BSc की डिग्री और आंखों में बहुत से ख्वाब लिए दुबई सुधारा था, तो रताबा की आंखों से बहते आंसू ने इसे यकीन दिलाया था कि वो इसका इंतज़ार करेगी। आंसून से लिखा वो अहद रताबा ने कैसे भुलाया। प्यार की जंजीर से बंधा रिश्ता दौलत की ज़र्ब से क्यों कर टूटा। गुज़नफर अली का दिल समझने से कासिर था। वो तो समझा था मंजिल करीब आ गई, यूं 2 हाथ के फासले पर आकर वो महरूम रह जाएगा, ये खबर थी। समरा बता रही है भाई आए हैं। कहाँ हैं वो? मुझे उनसे मिलना है। बाहर से एहसन की परजोश आवाज सुनाई दे रही थी। विशश, शोर मत करो, भाई थका हुआ आया है, आराम कर रहा है, बाद में मिल लेना। अम्मा की एहसन को तंबीह करती निस्बतन हल्की आवाज सुनाई दी। आराम कैसा आराम? वो तो इस नर्म गर्म बिस्तर पर लेटा भी गोया कांटों पर लूट रहा था।
दिल में उठते शोर ने असाब झुंझुना कर रख दिए थे। रही सही कसर खिली खिड़की से अंदर आते शादी ब्याह के गानों की आवाज़ों ने पूरी कर दी थी। गुज़नफर ने झुंझला कर जोर से खिड़की बंद की। अंदर आती आवाज़ों का जोर टूट गया, लेकिन दिल को चैन कहाँ था। असल हंगामा और चीखो पुकार तो खुद उसके अंदर से सर उठा रहे थे। लाचार होकर उसने अपना सूटकेस खोला। दुबई में क़याम के दिनों में जब अपनों से दूरी बहुत शाख गुजरने लगती, ईद त्यौहार पर तन्हाई के नाग इसे डसने लगते थे, तो वो फरार के लिए नींद की गोलियां इस्तेमाल करता था। अब भी नजात का वाहिद रास्ता यही लग रहा था। इसने शीशी में से 2 गोलियां निकालकर मुंह में रखें और टेबल पर पड़े पानी के जुग को मुंह से लगाकर गटावट कई घूंट चढ़ाकर बिस्तर पर ऊंधा लेटा। वो जानता था अब कुछ ही देर में नींद से अपनी आगोश में लेकर इस माहौल से बेगाना कर देगी, और फ़िलहाल वो यही चाहता था। पड़ोस में से कोई नहीं आया अभी तक। जर्द सादा से सूट में मलबूस सुगवार सी रताबा से सना ने पूछा, आ जाएंगे वो लोग, तुम अपनी तैयारी मुकम्मल करो। कलाई में पड़ी सब्ज चूड़ियों को घुमाते इसने बेजारी से जवाब दिया, मैं तो बिल्कुल तैयार हूं। बस लोगों का इंतजार, मेहमान जमा होंगे तो ही तुम्हारे मायों की रस्म हो सकेगी। फिर नौशाबा आंटी बुरी लेकर भी तो आने वाली है। मायों तो उनके आने से पहले ही हो जानी चाहिए। अपने कामदार दोपट्टे को कांधे पर सीट करती बनाने फिक्रमंदी से किया। इसके बरक्स रताबा के अंदाज में बेनियाजी थी। सीधी मांग पर बालों की चुटिया बनाए, सर पर जर्द दोपट्टा लिए वो मसहरी की पुश्त से टेक लगाए ढेले धाने अंदाज में बैठी थी। रोई रोई आंखें और जर्द दोपट्टे का अक्स मिलकर उसके हसन को सुगवार सा तासुर दे रहे थे। मैं बाहर जाकर देखती हूँ कौन कौन आया है, फिर अगर खाला ने कहा तो तुम्हें रस्म के लिए बाहर ले जाएंगे। सना ने बोलते हुए बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए, मगर फिर अंदर आती समरा को देखकर रुक गई। अच्छी पड़ोसी हो तुम, अपनी देर से आ रही हो। मैं तो रुबाब को भेजने ही वाली थी तुम्हें बुलाने। इसने समरा की क्लास ली। सच कहूं सना बाजी, मैंने तो आज का सारा दिन यहीं गुजारने का सोच रखा था, लेकिन बात ही कुछ ऐसी हो गई कि मैं आ ही नहीं सकी। समरा के अंदाज में दबा दबा सा जोश था। अच्छा, ऐसी क्या बात हो गई? सना ने मुस्करा कर पूछा। मेरे बड़े भाई जो 5 साल से दुबई में थे, आज बिल्कुल ही अचानक वापस आ गए। सच मैं तो बहुत खुश हूं कि गुज़नफर भाई के आने से। अरे वाकई ये तो बड़ी खुशी की बात है। लो भाई रताबा, तुम याद करती थी ना अपने दोस्त को, वो आ गया तुम्हारी शादी में शिरकत करने। सना पलट कर रताबा से बोली, सना मुझे पानी दो, मेरा दिल घबरा रहा है। सीने पर हाथ रखे पसीना पसीना होती रताबा उन दोनों को परेशान कर गई। समरा, पानी लाओ जल्दी। सना ने रताबा की तरफ बढ़ते हुए समरा से कहा, मगर वो इसके पहुंचने से पहले ही बेहोश होकर मसहरी पर गिर चुकी थी। सना उसके हाथ पीर सहलाकर इसे होश में लाने की कोशिश करने लगे थी। सना बाजी, ये ले पानी। समरा फौरन गिलास भर कर पानी ले आई। देखो उम्मी और खाला कहाँ हैं, उन्हें जल्दी से बिलाकर ले आओ। जरा ही देर में कमरे में जमा हो चुके थे। रताबा, होश में आओ बच्ची। नाजली आंटी और रताबा की उम्मी मिलकर इसे होश में लाने की तदबीरें कर रही थीं। चेहरे पर पानी के छींटे डालने के साथ साथ वो इसका चेहरा भी थपथपा रही थी, लेकिन इसके होश में आने के कोई आसार नहीं थे। बाजी, इसे अस्पताल ले चलते हैं, नाजली ने ये सूरत हाल देखकर बड़ी बहन से कहा। आना फाना खबर मर्दों तक पहुंचाई गई। रताबा का छोटा भाई भागकर टैक्सी लाया और यूं वो मायों बैठने के बजाय अस्पताल जा पहुंची थी। आप लोग फिक्र ना करें, आपकी पेशेंट बिल्कुल ठीक है। बहुत ज्यादा वीकनेस और ज़हनी दबाव की वजह से बेहोश हो गई थी। अभी 1.5-2 घंटे में इस लायक हो जाएंगी कि आप उन्हें अपने साथ घर ले जा सके। लेकिन प्लीज उनके ज़हनी सुकून का ख्याल रखिएगा। बेआरामी और शोर शराबे से उनकी तबीयत पर बुरा असर पड़ सकता है। डॉक्टर ने इन लोगों की तसल्ली देने के साथ साथ चंद हिदायत भी दें। कितने दिनों से ढंग से खाना पीना छोड़ रखा था, फिर घर छोड़ने का गम, मेरी बच्ची तो उदेमुई होकर रह गई। रुबाब 1 नंबर की कामचूर, सारी जिम्मेदारियां भी इसको उठानी पड़े। कुछ मुझसे लापरवाही हो गई। ब्याहने वाली बेटी का तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन ने कामों में उलझी इसे देख ही नहीं सकी। रताबा की उम्मी आंखों से आंसू पूंछ रही। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार, आप टेंशन मत ले। असद के साथ घर जाएं, अगर दूल्हा वाले आ गए तो उन्हें अटेंड करने के लिए
भी तो किसी का होना जरूरी है। रताबा के पास में हूं, अब बेफिक्र रहें। जैसे ही डॉक्टर ने इजाजत दी मैं इसे लेकर घर पहुंच जाऊंगी। नाज़ली ने बड़ी बहन को समझाया तो वो घर जाने के लिए राजी हो गई। मामला नाजुक था। एनमायो मेहंदी वाले दिन दुल्हन का अस्पताल में होना दूल्हा वालों को किसी शक में भी डाल सकता था। उनके रवाना होने के बाद नाज़ली अपने बेटे हस्सान के साथ अस्पताल में ही रुक गई। ओ, आप लोग उन्हें ले जा सकते हैं। होश में आने के बाद भी ये मुझे कुछ टेनिस लग रही थी, इसलिए मैंने उन्हें ख्वाब आवर इंजेक्शन दे दिया है। इंजेक्शन के असर से ये सुबह तक सोती रहेंगी और इंशाअल्लाह उठने के बाद बिल्कुल सीट हो जाएंगी। 2 घंटे बाद डॉक्टर ने उन्हें इत्तला दी तो वो इसे घर ले जाने का इंतजाम करने लगे। क्या हुआ नाज़ली, क्या हाल है रतिलबा का? घर पहुंचते ही सब ने उन्हें घेर लिया। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने इसे आराम करने को कहा है। प्लीज आप लोग उसके गर्दरश लगाने के बजाय बाहर ठहरे। उन्होंने सबके सवालों का जवाब देते नरमी से दरखास्त की तो कमरे से रश छटने लगा। ससवरी नौशाबा, तुम लोग इतने शौक और अरमानों से बुरी लेकर आए, लेकिन तुम्हारी बहू साहिबा ने मसला कर दिया। नाज़ली ने नौशाबा को हाथ पकड़कर रोक लिया था और माजरत खाहाना अंदाज में कह रही थी, पागल हुई हो नाज़ली, इसमें सॉरी की क्या बात है? आजकल बच्चियां होती ही बड़ी धानपान और नाजुक हैं, और शादी के काम तो बड़े बड़ों को थका डालते हैं। रही रस्मों की बात तो वो कौन सा फर्ज है, बस शगल ही तो है सारा। मैंने अपनी बहू को मायों के जोड़े में देख लिया, माशाअल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। घर जाकर सदका दूंगी। नौशाबा ने समझाव से नाज़ली को तसल्ली दी और फिर रताबा की उम्मी की तरफ मोड़कर बोले, अब बिल्कुल बेफिक्र रहे, मेरे दिल में किसी किस्म की नाराज़ी आशको नहीं। अब रताबा को आराम करने दे। बहुत बहुत शुक्रिया बहन। नौशाबा के तसल्ली आमेज फिक्रों पर रताबा की उम्मी ममनूनियत से फ़कत इतना ही कह सके। नौशाबा ने आगे बढ़कर उन्हें गिले लगा लिया और धीरे धीरे उनकी पीठ सहलाने लगे। सुबह रतालिबा की आंख खिली तो उम्मी उसके सरहाने बैठी उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी। वो कुछ ना समझने वाले अंदाज में उन्हें देखने लगी। रात जो कुछ हो इत्ते इस वक्त इसे कतई याद नहीं था। उठ गई बेटा, चुल्लू अब चल कर हाथ मुंह धो लो। रात भी तुमने कुछ नहीं खाया था, उम्मी ने इसे देखते हुए प्यार से कहा और फिर रुबाब को आवाज में देने लगे। रुबाब, जल्दी से रताबा का नाश्ता बनाकर ले आओ, अपना ख्याल नहीं रखती हो ना? जब ही ये हालत हो गई, अभी रुबाब नाश्ता लाई है तो तुम्हें अपने सामने बिठाकर खिलाती हो। रताबा ने मसहरी से उठने की कोशिश की तो इसे एकदम ही बहुत जोर का चक्कर आया। उम्मी ने इसे फौरन ही संभाल लिया, मगर साथ ही साथ बुड़बुड़ाने भी लगे। मैं ठीक हूं उम्मी, बस अचानक ही खड़े होने से सर चकरा गया था। खुद को फौरन ही संभालते हुए इसने उन्हें तसल्ली दी और गुस्ल खाने की तरफ बढ़ गई। उसका ज़हन नींद के गुबार से निकलने के बाद अब जागने लगा था। ऐसे याद आ रहा था कि कल उसकी मायों और मेहंदी की रस्म थी, लेकिन टिमरह की ज़बानी गुज़नफर की वापसी की इत्तला सुनकर वो अपने पहले ही से तने हुए असाब पर काबू नहीं रख पाई थी। अब क्यों आए हो गुज़नफर? आईने में अपनी सूरत देखते इसने अपनी आंखों में झांका, वहां गुज़नफर का अक्स झिलमिला रहा था। आंसू एक बार फिर रवानी से इसकी आंखों से बहने लगे। कितना मुश्किल है तुमसे जुदाई की राह पर चलना, और अब तुम्हारे यहाँ आसपास ही होने का एहसास इस राह को दुश्वार तरीन बना रहा है। जिस दिन से इसका अदन बुखारी से रिश्ता तय पाया था वो अंदर ही अंदर घट रही थी। अदन बुखारी की दौलत, खूबसूरती और मोहब्बत पर गुज़नफर अली की बचपन की चाहत के रंग गालिब थे, मगर वो अपने लब से एक मशरक़ी लाड़की होने का भरम रखे हुए थी। बाजी, जल्दी बाहर आए, नाश्ता ठंडा हो रहा है। रुबाब ने इसे आवाज दी तो वो जल्दी जल्दी चेहरे पर पानी के छुपा के मारने लगी। सना और नाज़ली आंटी कहाँ हैं? वापस कमरे में आकर इसने माँ से अपनी कैफियत छुपाने की खातिर गुफ्तगू का आगाज किया। नाज़ली तो घर गई है, अपने मियाँ के कपड़ों और खाने पीने का बंदोबस्त करते। तुम्हें तो मालूम ही है अपने अंकल के बारे में, अपना घर छोड़कर किसी दूसरे के घर हरगिज नहीं रुकते। नाज़ली शाम तक उनके काम निपटा कर यहाँ आ जाएगी, रात फिर तुम्हारी ससुराल जाता है। ज्यादा लोगों को तो मैंने बुलाया नहीं, बस हम घर वाले नाज़ली और तुम्हारी दोनों पे प्यान होंगी। सना भी बराबर वाले कमरे में बैठी गिफ्ट्स वगैरह पैक कर रही है। मैंने इससे कहा कि अभी निमटू दे ये सारे काम, दोपहर के बाद तो कोई ना कोई आ ही जाएगा, फिर भीड़ भाड़ में काम करना मुश्किल हो जाता है।
उम्मी ने तफसील से इसके सवाल का जवाब दिया तो वो सर हिलाते हुए सामने पड़ी नाश्ते की ट्रे में से चाय का कप उठाने लगी। खाली पेट चाय मैदे में उंडेलने की कोई जरूरत नहीं, पहले कुछ खा फिर पीना। उम्मी ने फौरन ही इसे टोक दिल नहीं चाह रहा उम्मी, इसने इनकार किया। दिल का क्या है, वो तो बहुत सी बातों को नहीं चाहता। अगर इंसान दिल के कहने पर चलने लगे तो हो गए दुनिया के सारे। उन्होंने इसे डिपटा और बुआइल अंडा उठा करने लगे। खाना पीना जिस्म की जरूरत है। ये मुअद्दल कौन होता है जरूरी कामों को रोकने वाला, और फिर हम कौन सा तुम्हें पुरा के खुला रहे हैं। हल्का फुल्का नाश्ता है, अंडा डील रोटी हल्क से उतारना कोई ऐसी मुश्किल बात भी नहीं। वो खफा खफा ही इसे क्या समझाना चाह रही थी रताबा जान सकती थी। सो चुपचाप उनके हाथ से अंडा लेकर आहिस्ता आहिस्ता खाने लगी। ये एक टेस्ट डबल रोटी का भी खा लो। दोपहर में तुम्हारी पसंद के दाल चावल बनाऊंगी, तब तक उन चीजों से गुजारा करो। उम्मी मुसलसल इसके खाने पीने की फिक्र में मुब्तला थी। मत रखे मेरी पसंद का ख्याल, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कोई ख्वाहिश नहीं मेरी। वो एकदम ही अपना जब्त खोकर रोने लगी थी। बुरी बात है बेटा, ऐसा नहीं करते। मैं माँ हूं तुम्हारी, तुमसे ज्यादा तुम्हारा बुरा भला सोच सकती हूँ। अगर तुम्हारा अव्वल दुखा है तो खुश में भी नहीं, लेकिन अपने इख्तियार से बढ़कर तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। हालात से तुम भी अच्छी तरह वाकिफ हो। जो कुछ हुआ इसमें मेरा तुम्हारे अबू का कोई दोष नहीं। तुम्हारे दिल की ख्वाहिश पूरी हो सकती तो हम कभी रुकावट न बनते, लेकिन जैसे हालात थे इसमें हमने अदन का रिश्ता कबूल करके तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचा। लोग तुम्हारी किस्मत पर नाज कर रहे हैं। इतने ऊंचे खानदान का पढ़ा लिखा लड़का है वो। इसकी माँ कितनी चाहत और इज्जत से तुम्हारा रिश्ता लाई थी। कल भी अपनी बुरी आई है तुम्हारी कि हमने अपने जाने वालों में किसी की नहीं देखी। एक से बढ़कर एक कीमती साज और सामान है, देखोगी तो देखती रह जाओगी। वो इसे समझा रही। चीजों से खुशी कब मिलती है उम्मी, वो बिलकने लगी। बात चीजों की नहीं इज्जत की है। अदन के घर वाले तुम्हें इज्जत और एहतराम से ले जाना चाहते हैं। हम जैसे सफेद पोश लोगों के लिए सबसे अहम बात इज्जत ही होती है, और यही बात मैं तुम्हें समझाता चाहती हूँ। खुदा के लिए रताबा, तुम हमारी इज्जत से ना खेलना। इस बार आंसू ने उनकी आंखों की सरहद पार की थी। रताबा जो जज्बात के जेर असर उनसे उलझ रही थी, पेकर उनके सीने से जा लगी। एहतजाज करना और बात, लेकिन वो कभी अपने माँ बाप की इज्जत को रोलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। क्या हो रहा है ये? दरख्त पर चली रताए अपनी पुश्त पर है सुनाई देने वाली आवाज पर चौंक कर पलटी थी। तुम गुज़नफर के बच्चे, इतनी जोर से डरा दिया। अगर मैं दरख्त से गिर जाती तो सामने गुज़नफर को खड़े देखकर उसकी जान में जान आई। हाथ बढ़ाकर एक कैरी और ये लो पकड़ो। दोपट्टे के प्लो में जमा की गई किरियां एक एक करके उछालते इसने पहले अपना प्लो खाली किया और फिर खुद भी छलांग मार कर नीचे उतर आई। तुम्हें चीन से बैठना नहीं आता, जब देखो तब इस दरख्त से लटकी होती हो। गुज़नफर ने किरियां वापस इसके प्लो में डालते हुए इसे डिपटा। मैं जो भी करूं, लेकिन तुम्हें क्या जरूरत थी पीछे से आकर मुझे डराने की? अगर मैं गिर जाती और मेरी कोई हड्डी वुड्डी टूट जाती तो? इसने खफगी से इसे देखा। मुझे मालूम है तुम नहीं गिर सकती, बचपन से तुम्हें हमारे पेड़ पर से किरियां चुराने की प्रैक्टिस है। इतने एक्सपर्ट चूर को मेरी जरा सी ललकार से भला क्या फर्क पड़ सकता है? वो इसे चिढ़ाने को बोला, लेकिन वो बना कोई असर लिए मजे से बोली, किरियां चुराना मेरी मजबूरी है, कोई शौक नहीं। अगर तुम लोग हमसायों के हुकूक का ख्याल करते खुद ही रोजाना चंद किरियन हमारी तरफ भिजवा दिया करो तो मुझे क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की? लेकिन तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को तो लगता है हमसायों के हुकूक के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। बल्कि मेरा ख्याल है इस्लामियात की किताब में से जब तुम्हारा टीचर हमसायों के हुकूक वाला चैप्टर पढ़ाते होंगे तो तुम कानों में रोई ठूंस कर क्लास में बैठते होगे, हमने हमसायों के हुकूक नहीं पढ़े, कम अज कम तुम ही चोरी की दियत पर कुछ पढ़ लेती। गजब खुदा का, इतनी किरियां चराती हो कि आम पकने से पहले पहले ही हमारा पीर गंजा हो जाता है। जवाबन इसने मुबालगा आराई की हद कर दी। अरे वाह, कहाँ की चोरी, मेरे खून पसीने की कमाई है ये किरियां। रताबा ने नाक चढ़ाकर उसका इल्जाम रद्द किया। पूछा वो कैसे? इसने लहजे में हैरत पैदा की। इतनी भरी दोपहर में अपनी दीवार पर चढ़कर तुम्हारे पेट पर चढ़ने और किरियां तोड़ने में ढेरों पसीना आ जाता है, इस पर से तुमने आकर डराया तो बौखला कर पलटने में मेरी कोहनी उछल गई। देख लो अभी तक खून निकल रहा है। इसने अपना बाजू सामने किया।
छली हुई कोहनी पर खून के नन्हे नन्हे चंद कतरे दिखाई दे रहे थे। गाड, तुमसे अहमक लड़की नहीं देखी मैंने। अंदर चुल्लू डेटोल से चोट साफ करके कोई मरहम लगाता हूं। इसके ना करने के बावजूद वो इसका हाथ पकड़कर घिसकते हुए अंदर ले गया था। आइंदा तुम्हें ऐसी अहमकाना हरकतें करने की कोई जरूरत नहीं। जितनी किरियां चाहिए हो मुझसे कह दिया करो, मैं खुद तोड़ कर दे दूंगा। वो खफा खफा सा इसे डांट रहा था। गुज़नफर, उठ गए बेटा। दरवाजे पर होने वाली दस्तक के साथ सुनाई देती अम्मा की आवाज ने इसके ख्यालात का तसलसल तोड़ दिया। इसने एक गहरी सांस भरते हुए खिड़की से बाहर नजर डाली। अब ना वहां कोई से आंगन था ना आम का पेड़। गुज़नफर, दरवाजा खोल बेटा, दोपहर होने को आई है, तूने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। अम्मा की आवाज में वाज़े परेशानी थी। इसने खुद को कंपोज संभालते हुए आगे बढ़कर दरवाजे का लॉक खोला। तेरे वापस आने का फायदा, तेरे यहाँ रहते हुए भी मैं तेरी सूरत देखने को तरस रही हूँ। माँ की आंखों में ढेरों आंसू थे। सफर की थकन थी अम्मा, इसलिए थोड़ा ज्यादा हो गया। वजाहत देते इसके लहजे में बिला की थकन थी। अम्मा उसकी सूजी हुई आंखों को देखकर नजर चरा गई। अच्छा चल, अब नहा धोकर बाहर आ जा। नाश्ते का वक्त तो तूने निकाल दिया, मैं खाना लगवा रही हूँ। तेरे अब्बा और एहसन भी तेरी वजह से आज कहीं नहीं गए। बैठकर उनके साथ खाना खा लेता। एहसन बेचारा तो अभी तक तुझसे मिला भी नहीं। उन्होंने इसे प्यार से चमकारा तो वो फर्माबरदारी से सूटकेस में से अपने कपड़े निकालने लगा। तो जाकर नहा, मैं अभी समरा से तेरे कपड़े इस्त्री करवाती हूँ। बाकी कपड़े वो शाम में इस्त्री करके तेरी अलमारी में टांग देगी। अम्मा के कहने पर वो सर हिलाता नहाने चला गया। आपने मुझे अपने दीदार के लिए तरसा दिया भाई। कल से आस लगाए बैठा हूं और आप हैं कि 18-19 घंटे से लगातार सो रहे हैं। सच बताएं, क्या वहां दुबई में 5 साल जाग कर गुजारे हैं? वो स्त्री शदा सूट पहनकर डाइनिंग रूम में पहुंचा तो एहसन इसके गिले लगकर शिकवे करने लगा। अब तुम लोग बातें ही किए जाओगे, कुछ खाओगे पियोगे भी? अम्मा के टोकने पर वो दोनों भाई कुर्सियों पर बैठे। मैंने अपने हाथ से चानस राइस बनाए हैं, अब खाएंगे तो मुझे दाद देंगे। समरा ने इसके आगे डिश रखते फखर से बताया। एक तो सर्दियों में सब्जियों की बहुतात हमारी बहन को पागल कर देती है। कभी चाइनीज राइस तो कभी सब्जियों की बुरियाई और कबाब। हर डिश में सब्जियां ही सब्जियां दिखाई देती हैं। एहसन, जिसे सब्जियां सख्त नापसंद थीं, चढ़कर बोला, कौन से लौकी बैगन पक्का लिए मैंने। इतनी अच्छी डिश है लेकिन आपको तो सिर्फ सब्जी नजर आती है। इसमें जो अंडे और चिकन डाली है इसकी कोई वैल्यू। समरा ने मुंह फैलाकर एहसन को जवाब दिया। ओहो, खत्म करो ये झगड़ा, मुझे अपने बेटे से बात करने दो। अब्बा ने उन्हें टोका। अब कहीं अब्बा, मैं सुन रहा हूं। प्लेट में निकाले चंद लुकमे चावलों को नीचे से उधर उधर करते वो बोला था, कोई खास बात नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ ये चाह रहा था कि तुम खा पी कर फारिग हो जाओ तो फिर स्टोर तक चलते हैं। तुम वहां का जायजा ले लेते। जो कमी बेशी लगे इसे देख करता देना। आखिर को अब तुम्हें ही वहां के मामलात देखने हैं। एहसन तो पढ़ाई मुकम्मल करके अपनी लाइन का ही कोई काम करेगा। मैंने क्या करना है जायजा लेकर? आप हैं ना सब कुछ देखने वाले। वैसे भी मैं तो छठी के चंद दिन गुजार कर वापस दुबई चला जाऊंगा। इसके जवाब ने सबको हैरान कर दिया। ये तो क्या कह रहे हो गुज़नफर, तो पिछले 5 साल से इसीलिए छठी नहीं आया कि एक ही बार आऊंगा। अब आ गया है तो फिर वापस जाने की क्या जरूरत पड़ी है? हमने तो इसी ख्याल से एक एक पैसा संभाल कर खर्च किया कि मुझे लंबा अरसा हमसे जुदा नहीं रहना पड़े, और आखिर तुझे जरूरत क्या पड़ी है वापस जाने की? यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। घर बना लिया है, कारोबार भी जिम गया है, अच्छी आमदनी होती है, फिर बिलावजा तो परदेस में खार क्यों हो? अम्मा ने फौरन ही इसे टोका, मगर वो बना कोई रद्द अमल जाहिर किए चुपचाप सर झुकाए बैठा रहा। मम्मा बात सुने मेरी। खुशगवार मौड में मेहमानों को अटेंड करती मम्मा का हाथ पकड़कर वो एक कोने में ले गया। क्या है अदन, कल शादी होने वाली है तुम्हारी और बीहियू बिल्कुल बच्चों की तरह कर रहे हो। सारे लोग तुम्हें मामस बुआए कहकर बुलाते हैं। कल को तुम्हारी बीवी आ जाएगी तो इसे यूं मिनट मिनट पर तुम्हारा मुझे पुकारना बुरा भी लग सकता है। वो जो खुद छोटे बच्चों की तरह इसके लाड उठाती थी, इसे समझाने लगे। ओहो मम्मा, जो अब से करने की बात है वो अब से ही करूंगा ना, लोग चाहे कुछ भी कहते रहें। वो थोड़ा झंझलाया। अच्छा कहो क्या मसला है? वो फौरन ही पहुंच गई।
मैं चाह रहा था कि रताबा के घर वाले अगर कोई रस्म वगैरह करना चाह रहे हैं तो अभी फौरी तौर पर कर लें ताकि मैं फारिग हो जाऊं। आगे आपका जो भी प्रोग्राम है आराम से जारी रखेगा। इसने अपना मुद्दा बयान किया। किम, तुम्हें किस बात की जल्दी है? मम्मा ने मशकूक नजरों से इसे घूरा। बस है ना, कोई बात आप नहीं समझेंगी। इसके लबों पर मुबहम सी मुस्कुराहट जगमगाई। सब समझ रही हो मैं, खैर तुम जो कहते हो वैसा कर लेती हो। उन्होंने इसके शाने पर हल्की सी धप लगाते हुए कहा और वहां से हिट गईं। फिर रताबा की उम्मी और नाजली आंटी के साथ उसकी दोनों पे पेवहे ने अदन की रस्म अदा की और फिर वो लम्हों में अपने दोस्तों को जल देता वहां से औरन छू हो गया। डिनर और महफिल गजल के चाम में खोए मेहमानों को इसकी अदम मौजूदगी का एहसास होना मुश्किल ही था और उसने सोच समझ कर ये मौका मुंतखब किया था। कल मम्मा की ज़बानी रताबा की तबीयत की खराबी के बारे में सुनकर वो बेहद परेशान हो गया था और मम्मा की तमाम तर तसल्लियों के बावजूद खुद एक नज़र से देखकर मुतमईन होना चाहता था। चुनांचे आज जैसे ही रताबा के घर से मेहमान आए, इसने नाजली आई से तमाम मालूमात हासिल कर ले। घर पर रताबा के साथ सिर्फ सना थी और बाकी लोग यहाँ आ चुके थे। अदन को रताबा से मुलाकात के लिए ये मौका बेहद मुनासिब महसूस हुआ। अब वो तेजी से ड्राइव करता रताबा के घर की तरफ गामजन था। अब और यहाँ दरवाजे पर दस्तक के जवाब में सना ने दरवाज़ा खोला और इसे सामने खड़ा देखकर हैरत से बोली, मुझे रताबा से मिलना है सना, प्लीज हेल्प ही। बस 10 मिनट की बात है, मैं इससे मिलकर उसकी खैरियत मालूम करना चाहता हूँ। इसने लजाजत से शाह से कहा, अंदर आ जाए। सना इसकी बेकरारी पर मुस्कुराते हुए पीछे हिट गई। देखें भाई, मैंने आपके 6-7 सूट प्रेस कर दिए हैं, फिलहाल ये काफ़ी होंगे, बाकी भी मैं कल प्रेस कर दूंगी, अभी मुझे थोड़ी जल्दी है। वो अब्बा के साथ बकौल उनके सपर स्टोर का जायजा लेकर अभी अभी घर वापस आया था कि इसके कमरे में कपड़े प्रेस करके अलमारी में रखती समरा ने इसे देखते ही कहा, ठीक है तुम जाओ। इसने मुख्तसरन जवाब दिया, थैंक यू भाई, असल में सुबह से इतनी मसरूफ हूं कि पड़ोस का एक चक्कर भी नहीं लगा सकी। कल रात बेचारी रताबा बाजी की तबीयत इतनी खराब हो गई थी, क्या सोचती होंगी कि मैं उन्हें देखने तक नहीं गई। समरा अपनी ही धन में बोल रही थी, मगर वो जो बेजार सा बैठा था उसकी सारी हिस्सियात जाग है। किम, क्या हुआ था इसे पता नहीं, बस मैं वहां पहुंची तो उनकी कजिन सना बाजी मेरे देर से आने पर खफा होने लगे। मैं आपके आने का बताकर माजरत कर ही रही थी कि अचानक रताबा बाजी की तबीयत खराब होने लगी और वो बेहोश हो गई। उनकी उम्मी और नाजली आंटी उन्हें अस्पताल लेकर गईं, तब कहीं जाकर वो संभले, लेकिन डॉक्टर ने सुकून का इंजेक्शन लगाकर भेजा था, इसलिए वो अस्पताल से आकर भी सोती रही। ना मायों की रस्म हो सकी और ना मेहंदी की। महल्ले की औरतें तो बातें भी बना रही थीं, लेकिन रताबा बाजी की सास बहुत अच्छी खातून है, उन्होंने जरा भी मुंह नहीं बनाया। समरा को अम्मा ने गुज़नफर के सामने रताबा के घर की कोई भी बात करने से मना किया था, मगर वो इस वक्त उनकी हिदायत को भूले सारी तफसील सुना रही थी। अच्छा तुम ऐसा करो, अभी जाकर रतिलबा की खैरियत मालूम करो, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा वहां नहीं बैठना। गुज़नफर ने इसे जाने की हिदायत की और खुद बेचैनी से कमरे में चक्कर लगाता इंतजार करने लगा, मगर समरा को इसकी कैफियत का भला किया अंदाजा हो सकता था। वो 10 मिनट के बजाय पूरे आधे घंटे में वापस आई। कहाँ चली गई थी तुम? मैंने कहा भी था इस मिनट में वापस आ जाना। गुज़नफर झंझलाया, सॉरी भाई, असल में वो लोग मेहंदी लेकर दूल्हा वालों के घर जा रहे थे। अफरा तुफरी और हंगामे में वक्त गुजरने का पता भी नहीं चला। सनाबाजी तो अभी भी मुझे आने नहीं दे रही थी कि अच्छा है मिलकर बातें करेंगे, मगर मैं आपके ख्याल से वापस आ गई। समरा ने फौरन ही माजरत करते वजाहत पेश की, रतिलबा के पास इसकी कजिन के अलावा और लोग भी तो होंगे। इसने मोहतात अंदाज में समरा से पूछा। वो नहीं तो सिर्फ सनाबाजी हैं, बाकी लोग तो रताबा बाजी की ससुराल गए हुए हैं। समरा का जवाब सुनकर वो तेज तेज कदमों से चलता घर से बाहर निकल गया। इसके सीने में एक अलाव सा दहक रहा था। बहुत से सवाल थे जिनके जवाब इसने रताबा से लेना थे और उससे बेहतर मौका शायद इसे फिर ना मिलता। जी आए दस्तक के जवाब में बाहर निकलने वाली हस्ती यकीनन सना थी। मैं गुज़नफर हूँ, रतिलबा का पड़ोसी, इससे मिलने आया हूँ। तुम सना हो ना इसकी कजिन? क्या मुझे पहचाना नहीं? अरे हाँ पहचान लिया। कैसे हैं आप? असल में इतने सालों बाद देखा है तो इसलिए फौरन पहचान नहीं सकी, वरना कल समरा ने आपके आने के बारे में बताया था।
अच्छा है आप रताबा से मिलने आ गए। अब से मिलकर उसकी तबीयत बहल जाएगी। अब तो इसके बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपकी गैर मौजूदगी में वो आपको बहुत याद करती थी। सनाजू से बोलती इसे अंदर ले गई। रेताबा ये सामने वाले कमरे में है, आप अंदर चले जाएं। मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। इसे बता कर वह खुद किचन में चली गई। गुज़नफर आहिस्तगी से कदम उठाता सना के बताए गए कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाज़ा खुला था और सामने मसहरी पर जद लिबास में खुद भी जर्द सी होती रताबा लेटी साफ दिखाई दे रही थी। गुज़नफर वहीं खड़ा इसे देखने लगा। वो सीधी लेटियक तक कमरे की छत को तक रही थी। सब्ज चूड़ियों से भरा हाथ सीने पर रखा था और बालों की लुटें चुटिया से निकलकर चेहरे पर बिखरी हुई थी। यकीनन इसने कल के बाद दोबारा बालों को संवारा नहीं था। अनजान ख्यालों में डूबी वो दहलीज पर खड़े गुज़नफर की मौजूदगी से यकसर लाइल्म थी। गुज़नफर ने हाथ बढ़ाकर उंगली से दरवाजे को हल्के से बचाया। आवाज पर इसने पलट कर देखा और गुज़नफर को सामने पाकर तेजी से उठ खड़ी हुई। गुज़नफर उसके होंठों ने आहिस्तगी से इसे पुकारा था। शुक्र है तुम्हें मेरा नाम याद है, वरना मैं तो समझा था दौलत की चुक्का चौंध में तुम मेरे जज्बों के साथ मुझे चुक्का तुम के भी फरामोश कर बैठी होगी। वो तंज से मुस्कुराया। दौलत के ताने मत दो मुझे। नोटों की खुशबू मेरे जज्बों की मुख पर कभी हावी नहीं हो सकी, लेकिन तुम्हारे घर वालों के रवैये ने मुझे अपने जज्बात को कुचल देने पर मजबूर कर दिया। आज मैं अपने ख्वाबों के मलबे पर अपनी जिंदा लाश लिए अपने माँ बाप की इज्जत का रखने के लिए खड़ी हूं तो तुम मुझे ताने देने आ गए। वो बेतहाशा रो पड़ी थी। माँ को भेजा तो था मैंने गनी चाचा और चाची के पास रिश्ते की बात करने, लेकिन उन्होंने बना कोई जवाब दिए तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय कर दिया। ऐसे में मैं ये ना समझूं कि मेरे सच्चे जज्बों की जगह दौलत की पजीराई की गई है तो और क्या समझो। वो इसके रोने से घबरा गया था। वो बेबसी से बोला, आई थी तुम्हारी अम्मा। रिश्ता भी मांगा था उन्होंने, मगर उन अल्फाज में जिन्हें सुनकर कोई भी इज्जतदार बेटी वाले हाँ नहीं कर सकते। उन्होंने अबू से कहा कि गुज़नफर का खत आया है, इसने रताबा के रिश्ते के लिए जोर दिया है। साफ बात है मैंने तो ऐसा कभी सोचा, लेकिन गुज़नफर के खत से ऐसा लगता है उसके और रताबा के बीच सारे मामलात तय हैं। हो सकता है खत भी गुज़नफर ने रताबा के कहने पर लिखा हो। ऐसे में हमारे तुम्हारे सोचने की गुंजाइश तो रहती नहीं। गुज़नफर आ जाए तो दो बोल पड़ा कर रताबा को ले जाऊंगी। अब तुम खुद सोचो गुज़नफर, मेरे माँ बाप का और मेरा क्या हाल हुआ होगा। तुम्हारी माँ ने उनकी गर्दनें झुकाएं और मैं खुद शर्म के मारे उनसे नजर मिलाने के लायक नहीं रही। क्या था तुम्हारे और मेरे दरमियान सिवाय एक खामोश मोहब्बत के। बस एक उनकी ही तो थी जिसे हमारे दिल जानते थे। लेकिन तुम्हारी अम्मा के अंदाज से ऐसा लगा कि ना जाने में क्या कुछ कर गुजरी हो। बचपन की मासूम दोस्ती से जवानी की बेदाग मोहब्बत तक हमारे तुम्हारे दरमियान कोई एक लम्हा भी तो ऐसा नहीं जिसे सोचकर मैं अपने आप से शर्म महसूस कर सकूं। मेरे अल्लाह के बाद तुम खुद इस बात के गवाह हो। 5 साल तक मैंने तुम्हारा खामोश इंतजार तो जरूर किया, लेकिन कभी एक मामूली सा खत भेजने या फोन करने की गलती नहीं की। इस पर मेरी जात पर लगने वाले ऐसे इल्जामात मेरे पास तो अपने माँ बाप की आन पर कुर्बान होने के सिवा कोई चारा ही नहीं रहा। करोड़पति अदन बुखारी की जगह वो अगर किसी मामूली फैले वाले से भी मेरा रिश्ता तय करते तो मैं इनकार नहीं करती, क्योंकि कर ही नहीं सकती थी। रताबा के अल्फाज इसे पाताल में धकेल रहे थे। जिसके हाथों लिटा था इस हस्ती के बारे में है, कभी कुछ गलत सोचना भी उसके नजदीक गुनाह था। सामने खड़ी रताबा का ये का वजूद हिचकियों से बुरी तरह लरज रहा था, लेकिन इस पिल खुद गुज़नफर अली के दिल की दुनिया में जो आग लगी थी इसमें घर और खुद अपना वजूद भी संभालने के लायक नहीं था। सो एक झटके से पलटा और खिले दरवाजे से सीधा बाहर निकलता चला गया। गुज़नफर कहाँ चला गया था बेटा? घर में दाखिल होते ही इसका अम्मा से सामना हो गया, लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए एक जख्मी सी निगाह उनके चेहरे पर डालकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इस पिल इसके चेहरे के तासुरात इतने गंभीर थे कि अम्मा को किसी अनहोनी के एहसास ने लर्जा दिया। अज़नफर, क्या बात है, इतना चुप क्यों है? अम्मा बोलकर उसके पीछे लपकी थी। वो जो अपने कमरे में पेट पर दोनों हाथों से सर थामे बैठा था, सर उठाकर उन्हें देखने लगा। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया अम्मा? अल्फाज सरसराते हुए इसके होंठों से निकले थे। अम्मा अपनी जगह साकित रह गई, मगर फिर संभल कर बोले, क्या किया है मैंने जो तो मेरे सर इल्जाम रख रहा है? आपने मेरी जिंदगी भर की खुशियों को मुझसे छीना है। आपने मेरी मोहब्बत का कत्ल किया है।
आपने मेरे साथ वो किया है अम्मा कि अब मैं चाहूं भी तो खुद को जिंदा महसूस नहीं कर सकता। वो इतना लंबा चौड़ा मर्द फूट फूट कर रो रहा था। अपने खुद पर से मेरा भरोसा उठा दिया। अपने कहा कि अप्रताबा थे घर मेरा रिश्ता लेकर गई थी, मैंने यकीन कर लिया। लेकिन अपने गनी चाचा के इनकार की वजह सच नहीं बताई। अपने मुझे नहीं बताया कि वो जो मुझे अपने सगे बेटों की तरह चाहते थे कैसे किसी और को मुझ पर तरजीह दे गए। गुज़नफर, मेरी बात तो सुन बेटा। अम्मा वो खिलाई जा रही थीं, कहने सुनने को अब रहा ही किया है, मैं तो अपना सब कुछ गंवा चुका। लेकिन आने वाला वक्त अब से पूछेगा कि आपने ये सब क्यों किया। तो आपके पास सिवाय पछतावा है कि कुछ नहीं होगा। तो क्या करने वाला है गुज़नफर? वो खौफजदा हुई। कुछ नहीं, कम अज कम हराम मौत तो हरगिज नहीं मरूंगा, मगर आप सिर्फ सांसों से रिश्ता जोड़े मेरे लाश जैसे वजूद का किया करेंगी। मैं आपकी नज़रों के सामने चलता फिरता खाता पीता मौजूद तो रहूंगा, लेकिन अब फिर भी मुझे तरसेंगी। वो एकदम ही रुख बदल गया था। अम्मा ने जवाब में कुछ कहना चाहा, लेकिन इसके अंदाज में इतनी सख्ती थी कि वो लबों को हरकत देने की जुर्रत न कर सके और थके थके कदमों से कमरे से बाहर निकल गुज़नफर ने उनके निकलते झपटकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया और स्लीपिंग पिल्स की शीशी से 2 गोलियां निकालकर पानी के साथ निकल गया। अगर वो मौत को गिले नहीं लगा सकता था तो जागती आंखों से इतनी तल्ख हकीकतों का सामना भी नहीं कर सकता था। अम्मा, आपके कौन से कपड़े इस्त्री करूं शादी में जाने के लिए? वो गुमसम सी बैठी कुछ सोच रही थीं कि समरा की आवाज ने नहीं चुमकाया। हूँ, क्या कहा तुमने? मैं पूछ रही हूँ रताबा बाजी की शादी में कौन से कपड़े पहन कर जाएंगी? आप बताएं तो मैं निकाल कर इस्त्री कर दूं। समरा ने अपनी बात दोहराई। मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा कहीं आने जाने को, उन्होंने एक सर्द आह भरते हुए कहा। लेकिन जाना तो होगा ना, आखिर वो लोग हमारे इतने पुराने पड़ोसी हैं, हमारा उनके यहाँ घर जैसा आना जाता है, बुरा लगेगा पहले ही। अगर नहीं गए तो गनी चाचा और चाची को बुरा लगेगा। रुबाब मुझसे नाराज हो रही थी कि मैंने उनके यहाँ की तकरीबात में भरपूर शिरकत नहीं की, बल्कि गुज़नफर भाई को भी चाहिए कि वो हमारे साथ चले। बचपन से रताबा बाजी से दोस्ती है और अब जब उनकी जिंदगी का इतना अहम दिन है तो भाई सरमुन लेटे कमरे में बंद है। तो अच्छा, ज्यादा बातें ना बनाओ और अलमारी से मेरे कोई भी कपड़े निकाल कर इस्त्री कर दो। अम्मा कुछ बेचैन हो गई थी, इसलिए दानिस्ता इसे झिड़कते हुए बोले। गुज़नफर ने कल से खुद को अपने कमरे में बंद कर रखा था। सुबह समरा से चाय बनवा करती थी, उसके बाद मुसलसल खामोशी थी। दोपहर थे, खाने पर उन्होंने बोहतेरा दरवाज़ा बजाया और इसे खाने के लिए पुकारा, लेकिन वो बाहर नहीं निकला। वो इसकी हालत देखकर बुरी तरह पछता रही थी। आखिर क्यों उन्होंने गुज़नफर का रिश्ता रताबा से नहीं कराना चाहा था? सिर्फ इसलिए ना कि नए नए आने वाले पैसे ने उनके ख्यालात बदल दिए थे। वो खुशी को दौलत की दीन समझने लगी थी। उन्हें लगता था कि अगर गुज़नफर की शादी रताबा के बजाय किसी ऊंचे घराने में की जाए तो ये गुज़नफर के हक में अच्छा रहेगा। लेकिन आज उनके बेटे का तड़पना उन्हें एहसास दिला रहा था कि इसके लिए तो सबसे बड़ी दौलत ही रताबा थी। वो रताबा जिसे उन्होंने मामूली लड़की समझकर छोड़ दिया था, आज शहर के एक बड़े सनतकार की बहू बनने जा रही थी। इतनी देर हो गई, बारात नहीं आई। बड़े लोग हैं भाई, जब दिल चाहेगा आ जाएंगे। आजकल तो वैसे भी रिवाज बनता जा रहा है आधी रात के बाद बारात लेकर निकलने का, मगर मेहंदी वाले रोज तो बहुत जल्दी आ गए थे, बिल्कुल दिए हुए वक्त पर। पिंडाल में हर तरफ चामगोइयां हो रही थीं। बढ़ती हुई डांसेस में भूख से निढाल मेहमान अब बेजार होने लगे थे। रताबा के घर वालों के चेहरे पर भी इस वक्त परेशानी और कोफ्त के आसार थे। नाज़ली, तुम फोन करके पूछो ना, आखिर वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए? रताबा की छूटी फुफो बिलाखिर रह ना सके। उम्मी ने फोन किया तो था आंटी, उन लोगों ने कहा था कुछ मेहमान आने बाकी हैं, उनका इंतजार है। सना ने मां की जगह जवाब देने की जिम्मेदारी उठाई। यहां मौजूद तमाम लोगों में से सबसे ज्यादा टेंशन इसको थी। कल जब गुज़नफर की मौजूदगी में अदन बुखारी वहां पहुंचा तो वो जरा भी परेशान न थी, क्योंकि वो जानती थी अदन एक खिले ज़हन व दिल का शख्स है और उसकी क्लास में यूं भी लड़का लड़की की दोस्ती को माइंड नहीं किया जाता। इसलिए वो बहुत मुतमईन की इसे लेकर इस कमरे की तरफ चली आई थी जहां रताबा और गुज़नफर मौजूद थे। मगर अंदर से सुनाई देती उन दोनों की आवाज़ों ने इसे और अदन को बाहर ही रुक जाने पर मजबूर कर दिया था। उन दोनों की गुफ्तगू से उनके ताल्लुक की नौयत बहुत वाज़े तौर पर पता चल रही। सना
प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो कि किसी को कुछ नहीं बताओगी। यहाँ तक कि रताबा को मेरे यहाँ आने और कुछ सुन लेने की खबर भी नहीं दोगी। वो इससे वदा लेकर गुज़नफर के बाहर निकलने से पहले ही वापस पलट गया था। उसके इस रद्द अमल पर हर सना शशदर रह गई थी। कुछ हो जाने का खतरा उसके दिल को होलाता रहा था और अब शायद इसका हर डर सच साबित होने वाला था। नाज़ली, मेरा ख्याल है तुम दोबारा फ़ोन करके पूछो, क्योंकि अब तो वाकई बहुत देर हो गई है। किसी और रिश्तेदार ने भी जोर दिया तो वो सर हिलाती अपने शौहर की तरफ बढ़ गईं। रताबा का रिश्ता उनके तवस्सुत से इतने अच्छे घराने में हो जाने पर जहां उनकी वाह हुई थी, वहीं किसी गड़बड़ के आसार महसूस होते सारा बोझ भी उनके शानों पर इपड़ा था। हाँ भाई नौशाबा, नाज़ली बात कर रही हो। क्या बात है, तुम लोग अभी तक पहुंचे नहीं? यहाँ सब लोग बहुत बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने राबता होते ही कहा था। क्या कह रही हो तुम? जवाबन नौशाबा ने जो कहा, इसे सुनकर उनके हाथों के तोते उड़ गए थे। क्या हुआ नाज़ली? रताबा की उम्मी और फूफो जो उनके ही खड़ी थी, उनके चेहरे के तासुरात और लजी की परेशानी पर घबरा कर पूछने लगे। अदन मस्जिद पर का घर से निकला हुआ है, अभी तक घर नहीं लूटा। नौशाबा का परेशानी से बुरा हाल है। इसके घर में भी सारे मेहमान मौजूद हैं, लेकिन अदन की कोई खबर नहीं। इसका मोबाइल भी ऑफ है। नाज़ली की जुबान से निकले अल्फाज बहुत संगीन है थे। रताबा की उम्मीद चकरा कर गिर पड़ी। बेटी दुल्हन बनी बैठी थी और उसको बया कर ले जाने वाला आने से पहले ही गायब हो चुका था। अब सना है। अदन के गायब होने की इत्तला पर जो कोहराम मचा था, वो इससे घबरा कर अलग थलग आ बैठी थी। बाकी लोग चाहे जो भी अंदाजे लगाते, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि कल अदन ने रताबा और गुज़नफर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनने के बाद ही ये कदम उठाया है, और अब वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि इस सूरत हाल के बारे में किसी और को आगाह करे या ना करे। ऐसे में एक अजनबी के सवाल पर हैरान रह गई। जी मैं सना हूं, लेकिन अब कौन है? इसके लहजे में हैरत के साथ साथ कदरे परेशानी भी थी। मुझे अदन ने भेजा है। अब की तस्वीर इसने मुझे दिखाई थी और कहा था कि ये अब तक पहुंचा दूं। इसने जेब में हाथ डालकर एक लिफाफा निकाला। अदन भाई खुद कहाँ है? इसने उधर उधर देखकर लिफाफा थाम लिया। फिलहाल कोई भी शख्स इसकी तरफ मुतवज्जे नहीं था। आपको अपने हर सवाल का जवाब इससे मिल जाएगा। बेहतर है कि मैं यहाँ से रवाना हो जाऊं। अगर किसी ने मेरी यहाँ आमद के बारे में पूछ लिया तो फजूल में झूठे बहाने बनाना पड़ेंगे। वो लंबे लंबे डग भरता तेजी से वहां से निकल गया था। सना ने लिफाफे को खोला। मेरे इस तरह गायब हो जाने पर यकीनन तरह तरह की कियास आराइयां हो रही होंगी, लेकिन असल वजह से सिर्फ तुम वाकिफ हो। कल से मुसलसल सोच रहा था कि इस मसले का हल कैसे निकालूं, और अब जो मेरे जहन में आया मैं कर गुजरा। मैं इस वक्त खुद शदीद शाक की हालत में हूं, इसलिए इस शादी को मुलतवी करवाने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मेरे इस तरह गायब होने से मम्मा और डैडी बहुत परेशान होंगे, लेकिन मैं क्या करता? सामने रहकर इस वक्त कोई बहाना बनाना मुश्किल था। हमारी इज्जत पर बन आती। अब बस इतना होगा कि जब मैं हफ्ता 15 दिन में घर लूटूंगा तो किसी हादसे के बहाने के साथ रताबा से कहना इस अरसे में अपनी मोहब्बत के हुसूल के लिए कुछ कर सकती है तो कर ले। मैंने इससे पहली नज़र में मोहब्बत की थी और शायद आखिरी सांस तक करता रहूं, लेकिन इस एहसास के साथ कि वो किसी दूसरे से मोहब्बत करती मैं अपनी है, इसे अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता। सना ने एक गहरी सांस लेते हुए कागज वापस लिफाफे में रखा। वही कुछ हुआ था बस का इसे अंदेशा था, लेकिन वो अदन के मशवरे के मुताबिक रतिलबा से कुछ नहीं कह सकती थी। रताबा के इख्तियार में कुछ होता तो ये नौबत आती ही क्यों? वो मुसलसल सोच रही थी। तभी उसकी नज़र समरा पर पड़ी। समरा, तुम्हारे गुज़नफर भाई कहाँ हैं? क्या वो यहाँ आए हैं? कहाँ? वो तो घर से बल्कि अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलते। जब से वापस आते हैं चुप चुप से समरा ने इसके पूछने पर बताया, मुझे उनसे मिलना है समरा, बहुत जरूरी है। सना ने बेचैनी से कहा, मगर फिर सामने खड़ी अम्मा को देखकर चुप सी हो गई। पता नहीं कब वो वहां अकेली हुई है। क्या मसला है बेटा? मुझे बताओ। गहरी नजरों से सना की तरफ देखते हुए उन्होंने नरमी से पूछा तो वो सोच में पड़ गई। वो औरत जिसका मुतालिबा और मुफ्ती को जुदा करने में बुनियादी किरदार था, भला एतबार के लायक थी। तुम शायद मुझसे कहना नहीं चाहते। सना को तजब्जुब में देखकर उन्होंने अंदाजा लगाया।
इस पिल सना ने उन्हें सब कुछ बताने का इरादा करते हुए हाथ में पकड़ा लिफाफा उनकी तरफ बढ़ा दिया। आज अगर रताबा की बारात नहीं आई तो इसमें कुछ ना कुछ कसूर आपका भी है। अगर आप अपनी गलती की तलाफी करना चाहें तो इससे बेहतर मौका कोई नहीं हो सकता। वो जो समझाना चाह रही थी इसे वो अच्छी तरह समझ चुकी थी। जिंदगी ने उन्हें अपने बेटे के लिए खुशियां हासिल करने का एक मौका फराहम कर दिया था। ऐसा मौका हर एक को नहीं मिलता और अगर अब किस्मत से उन्हें मिला था तो वो इसे ज़ाय नहीं करना चाहती थी। ये क्या कह रही हैं आप भाभी? गनी साहिब अम्मा की बात पर दंग रह गए थे। मैं वही कह रही हूं जो मुझे इस वक्त कहना चाहिए। मैं पहले भी एक बार अब से रताबा के कैसे बात कर चुकी हूं मगर इस वक्त मेरा अंदाज मांगने वालों जैसा नहीं था। आज मैं अपनी इस गलती को मानती हूं। मेरे गुज़नफर के लिए रताबा का हाथ दे दीजिए गनी भाई। वो दामन फैलाकर उनके सामने बैठ गई थी। मुझे शर्मिंदा ना करें भाभी मगर मैं इस तरह कैसे कर सकता हूं? खुदा नखास्ता अदन के घर वालों ने बारात लाने से इनकार तो नहीं कर दिया। वो बेचारे तो अपने बेटे की गुमशुदगी से परेशान हैं और ऐसे में मैं रताबा का रिश्ता कहीं और करके उन्हें मजीद दुख कैसे दे सकता? अल्लाह जाने अदन कहाँ गया। उसके साथ क्या हादसा पेश आया और मैं खुद गर्जी का मुजाहरा करते सिर्फ अपनी बेटी का सोचों पे मेरे ज़मीर को गवारा नहीं। गनी साहिब का जवाब बहुत वाज़ेह था, अंकल प्लीज आप मेरी बात सुने। सना उन्हें लिए एक कोने में चली गई। सूरत हाल आपके सामने है। आप चाहें तो गुज़नफर के रिश्ते के लिए हाँ कहकर रताबा को इज्जत से रुखसत कर सकते हैं, वरना दूसरी सूरत अदन भाई वाजे कर चुके हैं कि वो किसी सूरत ऐसे कबूल नहीं करेंगे। सना ने मुख्तसरन सारी तफसील उनके गोश गुजार कर दी थी। गनी साहिब समझदार आदमी थे। हालात का रुख जानकर जोश से काम लेने के बजाय दूर अंदेशी से काम लिया और गुज़नफर के लिए हाँ कह दी। इनकार की सूरत में वो मामला जो अभी खुश असलूबी से निमट रहा था आगे चलकर मजीद संगीन होने का अंदेशा था। उनके हाँ कहते ही अम्मा अब्बा और अजनफर के बहन भाइयों के चेहरे पर खुशी के रंग उतर आए। आना फाना वो घर की तरफ दौड़े। नींद में डूबे गुज़नफर को ठंडे पानी का जुग डालकर जगाया गया। एहसन ने अलमारी से इसका इस्त्री शुदा सूट निकालकर जबरदस्ती इसे पहनाया। अम्मा ने रताबा से रिश्ता होने की नवीद सुनाई तो नींद का जोर कुछ टूटा। झूमते जयमती दूल्हा को लेकर चंद मुश्तमिल बारात पिंडाल में पहुंची। दूल्हा की सुर्ख आंखों और नींद भगाने की कोशिशों पर काजी साहिब ने कुछ मशकूक नजरों से इसे देखा भी। फिर फौरन ही निकाह हो गया। दूल्हा साहिब की गैर होती हालत के पेश नज़र मजीद कोई रस्म अदा किए बगैर फटाफट रुखसती अंजाम पा गई। यूं हंगामी हालात में कई बारात हैरान परेशान दुल्हन और नींद से बेहाल होते दूल्हा को लेकर वापस लूट आई। हमारी शादी कुछ फिल्मी सी नहीं हो गई। अगले दिन वो अपने कमरे में बैठा रताबा से कह रहा था, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा फिल्मी हो गई। और क्यों नहीं होती, आखिर अब जैसे अदाकार से हो रही थी। रतिलबा ने जले हुए अंदाज में जवाब दिया, अदाकार और मैं? वो हैरत से अपनी तरफ इशारा करते हुए बोला, और नहीं तो क्या जरूरत पड़ी थी नाकाम आशिक की एक्टिंग करने के लिए, नींद की गोलियां खा खा कर अपना हशर बिगाड़ने की? गजब खुदा का, किसी दुल्हन के साथ पहली बार ऐसा हुआ होगा कि दूल्हा साहिब रात भर खराइले लेकर सोते रहे और बेचारी दुल्हन अहमकों की तरह बैठी चेहरा तकती रही। मेरी सच्ची मोहब्बत को एक्टिंग का नाम दे रही हो तुम? तुम्हें क्या मालूम मेरे लिए वो कितने अजियतनाक लम्हे थे। ये तसव्वुर कि तुम किसी और की होने जा रही हो मेरे दिमाग की शरियानों को फाड़ने लगता था। ऐसे में फरार के लिए स्लीपिंग पिल्स का सहारा ना लेता तो किया करता। शुक्र करो कि मैंने मायूसी में पूरी शीशी नहीं खाई, वरना आज बैठी होती मेरी लाश पर आंसू बहाती। उसके जवाब पर वो दुहुल कर रह गई। वो अल्लाह ना करे गुज़नफर, अल्लाह तो खैर हमारा भला ही चाहता है, जब ही तो अदन बुखारी को इस रोज़ तुम्हारे घर भेज दिया। वैसे वो वापस अपने घर लूट आए, मैं एक बार उसका शुक्रिया अदा करने जरूर जाऊंगा। अपने होंठों पर धुरे रताबा के हाथ को चूमते गुज़नफर ने कहा। वैसे अदन ने एक तरह से बहुत गलत हरकत भी की। उसके पेरेंट्स इसे इतना चाहते हैं, अगर खुदा न खास्ता परेशानी में उन्हें कुछ हो जाता तो इसीलिए तो नाजली आंटी फौरन ही खुद नौशाबा आंटी के घर जाकर उनसे असल बात कहाई। रिश्तेदारों और दोस्तों को उन्होंने जिस तरह भी हैंडल किया हो, मगर अदन के सही सलामत होने की इत्तला सुनकर खुदान के दिलों को तो तसल्ली हो गई होगी। चुल्लू जो भी हुआ हमारा काम तो हो गया। इसने रिलैक्स होते रताबा की तरफ हाथ बढ़ाया। वो बिदक कर पीछे हटी। ए मिस्टर, ज्यादा फरी होने की जरूरत नहीं, अभी तक अपने मुझे मुंह दिखाई नहीं दी है, वो भी देंगे, जरा पास तो आओ। भगती रताबा की सिर्फ चोटी उसके हाथ में आ सकी।
से तो मैं पहली फुर्सत में कटवा दूंगी। तकलीफ से झुंझला कर बोली, खबरदार कभी गलती से भी ऐसा ना करना। वो इसकी चुटिया पकड़े पकड़े ही उसके करीब इकेड़ा हुआ। इसी पिल दरवाजा पर दस्तक हुई। गुज़नफर बेटा, रताबा को लेकर आ जाओ, नाश्ते पर सब इंतजार कर रहे हैं। अम्मा इसे पुकार रही थी। अम्मा तो लगता है सारी जिंदगी मेरे लिए विलन का रोल ही प्ले करती रहेंगी। वो अपने रोमांटिक मोड के गारत होने पर झंझलाया। रताबा ने मौका का फायदा उठाया और हंसते हुए दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। जाने से पहले वो इसे ठेंगा दुखाना नहीं भूली थी। गुज़नफर उसके बचकाना अंदाज पर मुस्कुरा दिया और पलटकर टेबल से अपनी रेस्ट वॉच उठाने लगा। रताबा की चूड़ियां भी वहीं पास रखी थीं। उन पर नजर पड़ते ही उसका दिल खुशी के एहसास से सरशार हो गया। वो कमरा जो कल तक वीरान था, अब वहां हर तरफ रतिलबा के होने का एहसास फैला हुआ था। खुशी से ममूर एक गहरा सांस लेते हुए वो भी बाहर निकल गया।